हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 129 जो कि बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जैसे आप 129 देखोगे आपको ऊपर दिख जाएगा एक नोट, और उस नोट को देखोगे आप तो क्या लिखा हुआ है उस नोट के अंदर कि जो सेक्शन 129 है वो अप्लाई नहीं होता किसके ऊपर, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर। क्या सभी गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर? तो नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनीज जो कि डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में लगी हुई है, जिनका काम है कि डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस किया जाए, उस टाइप के लिए अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी कॉन्स्टिट्यूट की गई है तो उनके ऊपर सेक्शन नंबर 129 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनके लिए और भी कुछ छूटे हैं, वो छूट आप आगे देखोगे आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ होती है गवर्नमेंट कंपनीज जो कि इंगेज्ड है इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। नाउ सबसे पहली बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 बताता है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट आता है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज द केस में भी वो आएगा। उसके बाद बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसके बाद बात आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो, एंड फिर हमने देखा है कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं जो कि माना जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। तो इस टाइप के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स वगैरह या नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह जो होंगे वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो बेसिकली ये 5 चीजों को बताया गया कि ये पांचों चीजें जो है वो पार्ट किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिर बात आती है कुछ छूट दे दी गई। छूट क्या दे दी गई है कि आपको पता होगा शायद कि बड़ी कंपनीज, हम जनरली ऐसा कहते हैं कि बड़ी कंपनीज के ऊपर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है। तो वही कंपनीज एक्ट भी कहता है कि भैया कोई 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या फिर डोरमेंट कंपनी है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करेंगे तो वहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम नहीं जोड़ेंगे। मतलब उसके अलावा जो 4 चीजें हैं वही उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ईयर वाइज बनाया जाता है और हर एक फाइनेंशियल ईयर का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हमें कंप्लाई करना होता है किसकी रिक्वायरमेंट, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट। शेड्यूल 3 बेसिकली वही है जो आपको फॉर्म और मेहनत बताता है कि किस तरीके से आपको किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, शेड्यूल 3 आपने देखा है प्रैक्टिकली अपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर, आपने बैलेंस शीट्स वगैरह भी बनाई होंगी कंपनीज वगैरह की ना। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो फाइनेंशियल ईयर को क्या बताया गया, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 है जो कि बात करता है फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, जो कहता है क्या कि जो भी साल हमारा खत्म होता है 31 मार्च को, जिस भी साल में 31 मार्च को हमारा जो ईयर एंडिंग होता है तो माना जाता है कि फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया। अब इसके अंदर एक यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई कंपनी ऐसी जो इनकॉर्पोरेट हुई है जनवरी में, तो जनवरी में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका 3 महीने के बाद ही उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसको 3 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे छूट है। क्या छूट है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, ऑब्वियसली बिफोर 31 मार्च, तो उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसका एंड माना जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर उसका एंड माना जाएगा, वो माना जाएगा उसके अगले साल का 31 मार्च। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी 2020 को, तो जो उसका साल खत्म होगा वो 31 मार्च 2020 को नहीं होगा, 31 मार्च 2021 को होगा। तो मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी को कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो 12 महीने का ना होते हुए वो होगा 15 महीने का। तो ये एक एक्सेप्शन होता है जो कि कंपनी एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ये तब है जब आपकी कंपनी बेसिकली जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई, ऑब्वियसली मार्च से पहले इनकॉर्पोरेट हुई, तो उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है क्योंकि 3 महीने के बंदा क्या ही रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एलिजिबिलिटी है इन कंपनीज एक्ट। फिर बात आती है क्या कि आपको सपोज करो कि कोई कंपनी है, वो जो कंपनी है वो होल्डिंग है या सब्सिडरी है या कोई एसोसिएट कंपनी है, किसकी, ऐसी किसी कंपनी की जो कि आउटसाइड इंडिया में है, मतलब इंडिया के बाहर है। अब उसको जो अपने अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, क्योंकि दूसरे देश की जो एंडिंग डेट है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वो किसी और डेट पे खत्म होता है और हमें कंसोलिडेशन पर्पस के लिए उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ताकि हम कंसोलिडेशन कर पाए। तो अगर इस टाइप का कोई दिक्कत आता है कि हमारा देश कहता है कि 31 मार्च को साल खत्म होगा और कोई और देश है जहां पे उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है जो ये कहती है कि नहीं जी हमारे में तो 30 जून को खत्म होता है, 30 सितंबर को खत्म होता है, सपोज 31 दिसंबर को खत्म होता है, ऐसा कैलेंडर ईयर है, तो इस सिचुएशन में वो कंपनी क्या करेगी, वो एप्लीकेशन देगी ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल को अगर सब कुछ ठीक लगता है और लगता है कि ये जेन्युइन हार्डशिप है, उसके साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो उसको वो अलाउ कर सकती है कि भैया आप कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर लो जो भी आपकी विदेशी कंपनी जो होल्डिंग है या जो सब्सिडरी है वो यूज करती है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो इस टाइप की अलाउ करने की पावर होती है ट्राइब्यूनल के पास, ऑब्वियसली ऑन एप्लीकेशन बाय सच कंपनी। अच्छा, फिर यहां पे कहा गया कि भैया जब ये एक्ट नया नया आया, फिलहाल के लिए वैलिड नहीं है, कि अगर जब ये एक्ट नया नया आया और सपोज करो कोई कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर फॉल करती थी और वो फाइनेंशियल ईयर ऐसा फॉलो नहीं करती जैसा ये एक्ट बताता है, तो उसको 2 साल की मोहलत दी गई कि भैया 2 साल के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल ईयर को आपको अलाइन कर लेना है अकॉर्डिंग टू दी एक्ट। जो एक्ट बता रहा है इस अकॉर्डिंग ही आपको फाइनेंशियल ईयर हो जाना चाहिए, इसके लिए आपको 2 साल है। जब ये स्टार्टिंग में हमारा एक्ट आया तब की बात हो रही है, तो इसलिए फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। फिर बात करते हैं शेड्यूल 3 के ऊपर। तो शेड्यूल 3 को कहा गया है कि भैया शेड्यूल 3 को 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। डिवीजन 1 है जो कि बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
के रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और डिवीजन 2 है जो बात करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि आपने बेसिकली देखा होगा एएस एंड इंड एएस। अब इसके अंदर नहीं आएंगे हम। एएस क्या है, जो कह सकते हैं हम कि नॉर्मल छोटी कंपनीज अप्लाई होता है, और इंड एएस ऐसा कह सकते हैं जो कि बड़ी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। क्राइटेरिया उसके हैं वो अलग हमारा माजरा है, जिसके ऊपर हमारी वीडियोस वैसे हैं, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, इंड एएस और एएस के ऊपर भी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन को लेते हुए। चलिए उसके ऊपर बात नहीं करते। तो मुद्दा क्या है कि जो कंपनीज ऐसी है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो फॉलो करती है कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। और जो कंपनी ऐसी जो इंड एएस फॉलो करती है, वो फॉलो करती है कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। तो इन दोनों के लिए दो टाइप के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परफॉर्मा वगैरह, जिसको कि कंप्लाई करना होता है उन कंपनीज को जो कि एएस या इंड एएस फॉलो करती है, एज द केस में भी। तो इसलिए शेड्यूल 3 भी हमारा दो टाइप का है। अगली बात आती है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या कहा जाता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, और वो जो देगा उसके लिए क्या माना जाएगा कि वो क्या कंप्लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो कंप्लाई अगर करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अलोंग विद दैट अगर वो शेड्यूल 3 की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी अगर वो फॉलो करता है, तो माना जाता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू में काम कर रहा है। ऑब्वियसली अलोंग विद दैट और भी कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जिसको भी उसको फॉलो करना होगा, बट दो ये जो है ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। नंबर 1 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड नंबर 2 इज शेड्यूल 3। उसके बाद बात आती है कि किनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये रूल है ये किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके अपने पर्टिकुलर एक्ट हैं, और वो एक्ट बताते हैं कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाएगा। तो जिस भी ऐसी कंपनीज के अपने पर्टिकुलर एक्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली बात है हमारे कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के प्रोडक्शन या जनरेशन में जो लगी होती है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या फिर कुछ कहा गया अदर क्लास ऑफ कंपनी भी, जिनके की अपने ही एक्ट में जिसके द्वारा वो गवर्न किए जाते हैं, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के परफॉर्मा या पर्टिकुलर्स वगैरह बता रखे हैं, स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उसको फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद कहा जाता है क्या कि अगर सपोज करो उनके पर्टिकुलर एक्ट में किसी चीज के डिस्क्लोजर को रोका हुआ है कि भैया आप उस एक्ट के अकॉर्डिंग, सपोज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग आप इस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर को डिस्क्लोज नहीं करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कंपनीज एक्ट कहता है डिस्क्लोज करोगे। तो अगर कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भैया किसी के पर्टिकुलर एक्ट ने अगर किसी को मना किया हुआ है कि भैया डिस्क्लोज नहीं करना, तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे काम नहीं कर रहा एज पर कंपनीज एक्ट। भैया ठीक है, कंपनीज एक्ट में इसके लिए बेसिकली क्या दे दी गई, एक प्रकार की एक्सेप्शन कि भैया उनका पर्टिकुलर एक्ट अगर मना करता है तो कोई बात नहीं, मत करो, स्टिल हम मानेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू हुई है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, तो उसका एक ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी, उसमें कह दिया गया कि भैया वो सारे मैटर्स जो कि हमारा इंश्योरेंस एक्ट या फिर आईआरडीए एक्ट जो है वो मना करता है, तो वो मना करता है तो कोई बात नहीं, उसको हम नॉन कंप्लायंस नहीं मानेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू ही रहेगा। बैंकिंग कंपनी में कहा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है अगर वो मना करता है तो भी हम उसको ट्रू एंड फेयर व्यू ही मानेंगे। फिर कहा गया वो कंपनी जो इंगेज्ड है जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अगर कुछ चीजों को मना किया गया है कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना, तो वो ना करे कोई बात नहीं, तब भी हम उसको ट्रू एंड फेयर व्यू ही मानेंगे। और फिर बात आती है अदर्स की, तो अदर्स में अगर कोई अदर लॉ है जिन्होंने मना किया है तो ऑब्वियसली बात है उनकी बात उनको माननी होगी। फिर आपको ये पॉइंट अलग से अच्छे से पता है क्या कि भैया हर एक एजीएम के अंदर ले डाउन किया जाता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, कब, हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फिर एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है जो सबसेक्शन 3 के अंदर कवर्ड है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 21, 23 एंड 27 है, जो कि रिस्पेक्टिव अलग अलग चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिडरीज, इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी और इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स। तो जो भी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हमारा ये एक्ट भी बताता है, जो क्या कहता है कि अगर किसी भी कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरी या एसोसिएट्स कंपनीज हैं तो उनको क्या बनाना पड़ेगा, उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आपको ले डाउन करना पड़ेगा कहां पे, एनुअल जनरल मीटिंग में, अलोंग विद जो उस कंपनी का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। मतलब अपना जो आपको स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो बनाना ही है, उसको ले डाउन करना ही करना है। अलोंग विद दैट आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एजीएम में ले डाउन करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है एज पर सबसेक्शन नंबर 3। फिर कहा गया क्या कि आपको एक स्टेटमेंट और प्रिपेयर करना है जो कि साइलेंट फीचर्स बताता है उन सब्सिडरीज का, मतलब वो जो सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी या सब्सिडरीज एज द केस में भी, उनके जो भी साइलेंट फीचर्स हैं उसके लिए भी आपको एक स्टेटमेंट बनानी है और वो अटैच करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। और वो जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा फॉर्म AOC 1, एक फॉर्म है बेसिकली, उस फॉर्म के द्वारा बनाया जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है रूल नंबर 5 ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 के द्वारा। ना
बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या कर सकता है, मैनर्स को प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, और उसके लिए जो रूल है वो है हमारा रूल नंबर 6। अब वो देखेंगे कि उसको किस किस तरीके से बनाने के लिए क्या क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द थिंग इज, यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसको प्रिस्क्राइब करने की कि किस तरीके से बनाया जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन के अंदर एक पॉइंट कवर कर दिया गया क्या कि अगर भैया सबसेक्शन के अंदर वर्ड यूज किया जाएगा सब्सिडरी, तो उसका मतलब ये भी है कि उस सब्सिडरी वर्ड के अंदर एसोसिएट कंपनी भी इंक्लूड है और हमारा जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड ही माना जाएगा। अगला पॉइंट आता है आपका मैनर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। तो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट जो किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, कहा गया कि शेड्यूल 3 को फॉलो करना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो भी उसके लिए एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो कि मैंने आपको बताया 21, 23 और 27 इन एएस। ऑब्वियसली इन एएस में भी आपके कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब इंड एएस हैं कुछ ऐसे जो कि बात करते हैं कंसोलिडेशन के ऊपर, तो जो भी उनके रिस्पेक्टिव एएस या इंड एएस है आपको उसको फॉलो करना है, अलॉन्ग विद दैट आपको शेड्यूल 3 को फॉलो करना है। ये बेसिकली मैनर है किसके लिए, कंसोलिडेशन के लिए। नाउ अगला पॉइंट आता है इन केस वेयर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है जहां पे इनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस पैराग्राफ के जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ में बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि जिनको की एग्जम्पशन मिला हुआ है सीएफएस बनाने से। तो पहले वाले पैराग्राफ मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बताया हुआ है क्या कि अगर उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है तो माना जाएगा कि भैया कोई नहीं, एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग वो छूट में चल रहे हैं। दैट मींस ऐसा नहीं है कि वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं सीएफएस का, वो कंप्लायंस कर रहे हैं सीएफएस का जो कि हमारे शेड्यूल 3 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ऑल्दो वो एग्जेम्प्टेड है तो उसमें की कोई गलती नहीं मानी जाती। अब कौन कौन सी ऐसी कंपनी जो एग्जेम्प्टेड है, तो उन कंपनी के अंदर पहला पॉइंट बताया गया कि अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है या फिर पार्टली ओन सब्सिडरी है और उनके सभी मेंबर्स ने राइटिंग में इंटीमेट कर दिया है क्या कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में प्रेजेंट नहीं करते तो इस सिचुएशन में वो कंपनी को मुक्ति मिल जाती है, वो चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। नंबर 1 होली एंड सब्सिडरी होना चाहिए, होली ओन सब्सिडरी या फिर पार्टी ओन सब्सिडरी, एंड अलॉन्ग विद दैट सभी मेंबर्स का राइटिंग में कंसेंट होना चाहिए, इंटीमेशन होना चाहिए कि भैया उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर प्रेजेंट ना किया जाए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो। ठीक है जी। अगली पॉइंट आता है क्या कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि ना ही लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और ना ही वो इस प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है अभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वो कंपनी भी हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए तो चलता है। अब ये जो लिस्टिंग का प्रोसेस है ये हमारे इंडिया में भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, मतलब कहीं भी वो लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही इंडिया के अंदर ना ही आउटसाइड इंडिया। एंड इसके बीच में देखोगे आप एंड है, मतलब जो सेकंड पॉइंट है इसके साथ साथ क्या और कंप्लाई होना जरूरी है, तो उस कंप्लायंस में कह रहा है कि जो उसकी होल्डिंग कंपनी, सपोज करें कोई सब्सिडरी कंपनी है और वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना, बट जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी जो है वो प्रॉपरली फाइल करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास। मतलब कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने प्रॉपरली कंप्लाई किया हुआ और सब्सिडरी कंपनी बचना चाहती है तो वो बच सकती है। मतलब कि जो होल्डिंग कंपनी है वो प्रिपरेशंस भी करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट भी करती है अपनी मीटिंग्स के अंदर, एंड अलॉन्ग विद दैट उसको फाइल भी करती है रजिस्ट्रार के पास। तो उस चीज में और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस भी करती है। तो उस चीज में अगर कोई ऐसी होल्डिंग कंपनी अपने सारे काम को सही से कर रही है और उसकी सब्सिडरी कंपनी कोई ऐसी है जो कि लिस्टेड भी नहीं है, ना ही इंडिया में ना ही आउटसाइड इंडिया, तो उसको ना बनाने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक तरीके से एग्जम्पशन मिली हुई है। फिर क्या कहा गया यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट, जो ये रूल है बेसिकली जो कंसोलिडेशन के ऊपर जितने भी हमने रूल अभी पीछे पढ़े, एग्जम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, जो भी रूल्स हमने पढ़े ये जो है ये अप्लाई नहीं होते किसके ऊपर, अगर हम फाइनेंशियल ईयर बात करें 14-15 की, मतलब कि 14-15 का फाइनेंशियल ईयर है और उसके अंदर हमें कंसोलिडेशन बनानी है और कंसोलिडेशन जो करनी है वो सब्सिडरी के लिए नहीं करनी है, किसके लिए करनी है, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के लिए करनी है। तो उसके ऊपर कंसोलिडेशन का रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली फॉर द ईयर, ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2014 एंड 15। इन शॉर्ट फिर से समझो क्या कहा गया, जो भी कंसोलिडेशन का आपका सबसेक्शन है, जो भी इसके ऊपर रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं एप्लीकेबल होगा, जब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो कौन से साल का, फाइनेंशियल ईयर 14-15, नंबर 1। दूसरी बात, जो कंसोलिडेशन किया जा रहा है वो किसके साथ किया जा रहा है, वो होल्डिंग का जो है उसके साथ कोई सब्सिडरी कंपनी की बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है किसी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की। तो अगर आप एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की अगर कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो उस केस में आपका जो भी आपने रूल ऊपर देखे हैं वो अप्लाई नहीं होते, किस साल में, सिर्फ और सिर्फ 14-15 के साल में। फिर इसके बाद एक और प्रोविजन दिया गया, वो क्या है कि अगर सब्सिडरी या सब्सिडरीज जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, मतलब कि होल्डिंग कंपनी है और उसकी जो सब्सिडरी या सब्सिडरीज कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो रखी है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में भी आपके कंसोलिडेशन के जो भी आपने रूल्स देखे हैं वो आपके अप्लाई नहीं होते। लेकिन ये जो अगेन छूट मिली है सिर्फ और सिर्फ मिली है फाइनेंशियल ईयर 14-15 के अंदर, मतलब कह सकते हो जो एक्ट आया उसका पहला साल। ठीक है, तो ये दो छूट है कि अगर सब्सिडरीज या जो
सब्सिडरी या सब्सिडरीज है वो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, तो भी फर्स्ट ईयर में आपके ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप अदर देन सब्सिडरी जैसे कि एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के साथ कंसोलिडेशन कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपका ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, कंसोलिडेशन का मैटर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, आगे फिर आता है सबसेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता है क्या कि जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की बात कर लें, उसकी एडॉप्शन की बात कर लें, उसकी ऑडिट की बात कर लें, इसके रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगते हैं वो मुटेटिस मुटेंडिस मतलब एज इट इज एप्लीकेबल होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, जैसे कि आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसका एडॉप्शन भी वैसे ही होगा, उसका ऑडिट भी वैसे ही होगा, सारा प्रोसेस, सारा जो सिनेरियो, सारे जो प्रोविजंस हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। ऐसी बात बताता है हमारा सबसेक्शन नंबर 4। फिर सबसेक्शन नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो सपोज करो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करती है, हो सकता है कि भैया कोई कंपनी ऐसी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो उस केस में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि भैया क्या क्या डेविएशन किया है, क्या क्या चीजें जो उसने अप्लाई नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, क्या रीजन है कि उसने वो डेविएशन को रखा, उसने उसको अप्लाई नहीं किया। और नंबर 3 कि उस डेविएशन की वजह से क्या फाइनेंशियल इफेक्ट्स आएगा, तो उस फाइनेंशियल इफेक्ट्स को भी उसको अपने नोट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये कहता है हमारा सबसेक्शन नंबर 5। आपको ध्यान होगा ऐसी ऐसी कुछ बातें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं ना। फिर बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर। क्या पावर है कि वो चाहे तो किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है कंप्लायंस से, मतलब कि जो इसके अंदर जो भी रूल्स वगैरह है उसकी कंप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसके लिए एग्जम्पशन दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि उसको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी और उस कंपनी या उस क्लास ऑफ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है बाय वे ऑफ दैट नोटिफिकेशन। और अगर उसको लगता है कि ये काम करना जरूरी है, कहां पे, इन द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एंड अलोंग विद दैट वो चाहे तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी रख सकती है या फिर अनकंडीशनली भी एग्जेम्पशन दे सकती है। अब इसके ऊपर आप देखोगे बाय नोटिफिकेशन के ऊपर आपको एक फुटनोट है, फुटनोट में क्या बताया गया है कि इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज भी किया, और यूज कहां किया है, एग्जेम्प्ट करने के लिए किसको, गवर्नमेंट कंपनीज को जो कि इंगेज्ड होती है किसमें, डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोडक्शन में। तो इसी के वर्च्यू उन्होंने इसको एग्जेम्पशन को प्रोवाइड किया है कि भैया जाओ तुम्हें छूट दी, तुम्हारे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है जो कि वो कर सकती है। पेनल प्रोविजन की बात करें तो भैया ऑब्वियसली बात है, अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो पेनल्टी की बात आएगी। पेनल्टी के ऊपर किसके ऊपर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो जैसा आपने पिछले वाले सेक्शन में देखा था कि कौन कौन लोग होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल लोगों में आपने जो नाम देखे थे वही नाम यहाँ पे भी आ जाते हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जिसके पास फाइनेंस का चार्ज है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर कोई और ऐसा ऑफिसर जिसको की बोर्ड ने स्पेशली ड्यूटी दे दी है कि भैया तुमको सारी कंप्लायंस को देखना है, उसके अंदर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप के लोग नहीं है डेजिग्नेटेड कंपनी के अंदर, तो उस केस में सभी डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लगेगा। मतलब अगर ये लोग हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स लपेटे में आ जाएंगे। क्या प्रोविजन है, तो कहा गया है कि अगर आप कोई भी भूल चूक करोगे तो इंप्रिजनमेंट होगा आपको 1 साल तक का, और आपको फाइन लग सकता है जो कि मिनिमम होगा 50,000, मैक्सिमम होगा 5 लाख रुपीज, और बोथ आप सभी दोनों चीजों के लिए लायबल हो जाओगे। इसी बात को यहाँ चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया। क्या कहा गया कि अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है सेक्शन 129 को, तो अगर ऑफिसर हैं कौन कौन से, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ या फिर एनी अदर पर्सन, अगर हैं यस, तो जो भी मेंशन्ड ऑफिसर है, जो ऊपर चारों मेंशन्ड ऑफिसर है, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इंप्रिजनमेंट 1 साल, फाइन 50,000 से 5 लाख या फिर बोथ। और अगर नहीं है, अगर इन चारों लोगों की उपस्थिति नहीं है कंपनी के अंदर, तो सारे डायरेक्टर्स के ऊपर यही पेनल्टी लग जाएगी। नाउ ये एक्सप्लेनेशन है, कुछ खास रेलेवेंट मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने इसको छोड़ा हुआ है, फिलहाल आप इसको रीड कर लेना खुद से। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वांट टू सर्कुलेट अनऑडिटेड अकाउंट्स बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वेदर सच एन एक्ट ऑफ एबीसी इज टेनेबल। क्या वो ऐसा कर सकती है, क्या वो सही है? तो क्या कहा जा रहा है, वो सर्कुलेट करना चाहती है अनऑडिटेड अकाउंट्स। तो आप पहले समझो यार इस चीज को। सेक्शन 129 है जो बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। उसके बाद उसको ले डाउन करना होता है, उसको सर्कुलेट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को, बोर्ड रिपोर्ट्स वगैरह को। इसके ऊपर बात करता है आपका सेक्शन नंबर 134, 134 जो सेक्शन है वो बात करता है इसकी सर्कुलेशन वगैरह के रिगार्डिंग, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर कर लिया उसके ऊपर एक और सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 134। तो अब जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेक्शन 129 बेसिकली क्या कहा गया, वो ये कहा गया कि भैया एजीएम के अंदर बोर्ड के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 134 की जिम्मेदारी आएगी। 134 ये कहता है कि अगर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो साइंड हो गए, जो ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया, तो साइंड एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्कुलेट किया जाता है, इशू किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, मतलब सभी मेंबर्स तक उनको पहुंचाया जाएगा, उसको सर्कुलेशन में लाया जाएगा। और उसके साथ साथ उसमें अटैच किया जाता है क्या, जो भी नोट्स वगैरह होंगे एनेक्चर के, वो भी, ऑडिटर रिपोर्ट होगा वो भी, बोर्ड रिपोर्ट होगा वो भी, ये सारी चीजों के साथ ही उसको सर्कुलेट किया जाता है। मतलब इससे क्या निकल के आया कि अगर ऑडिट ही नहीं हुआ है
अगर वो हमारा ले डाउन ही नहीं किया गया है मीटिंग के अंदर, अगर बोर्ड रिपोर्ट तैयार ही नहीं हुआ है तो उसको सर्कुलेट नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन नंबर 134। तो इसलिए ये जो महाशय क्वेश्चन के अंदर वो ये क्या चाह रहे हैं कि वो बिना ऑडिट किए हुए को सर्कुलेट करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट टेनेबल। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन के रेफरेंस आप इसका आंसर लिख दोगे अच्छे से। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 129। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चंस में से बनते हैं जो कि आपको क्लियर हो रहे होंगे फिलहाल।